जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य विज्ञान का। इसके पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट करा दिया है जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा साइंस के लिए। आज के प्लेलिस्ट प्रैक्टिस सेट 17 में हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में या तो साइंस में पूछे गए हैं, इस बार आएंगे, यानी आने की पूरी संभावनाएं हैं साइंस में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अवघट की धारा से प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है इसे कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई विद्युत अवघट है, धारा प्रवाहित करने पर वियोजित हो जाए, क्या कहलाता है? तो उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघट्य ऐसे आपके द्रव होते हैं जैसे कि पानी वगैरह हो गया जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, उसे विद्युत अपघट्य द्रव बोलते हैं, ठीक है, द्रव के माध्यम से। और वो जो है अब इस पूरी प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, अपघट्य में होने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक साबुन का घोल है, यानी साबुन अगर आप घोल दो या साबुन बना दो तो साबुन होता क्या है? तो साबुन जो होता है, याद रखिएगा, एक क्षारीय घोल होता है। कैसा घोल होता है? क्षारीय। इसमें NaOH भी यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्षारीय घोल है साबुन। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले और वास्तविक सूर्यास्त के कुछ समय बाद दिखाई देता है। इसका कारण वायुमंडलीय है। क्यों है? तो देखो, तो सूर्य हमें जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के थोड़ा बाद या पहले इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये जो घटना होती है ना, ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये कहता है कि जब कोई भी प्रकाश है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो होता क्या है कि प्रकाश की जो किरणें हैं ना, आपने एक माध्यम से विचलित हो जाती हैं। या फिर आप ये कह सकते हो दूसरी लाइन पे कि जब कोई भी प्रकाश कहीं भी पड़ता है ना, तो अपने मुख्य मार्ग से जब विचलित हो जाए और वापस लौट के ना आए तो वो आपका अपवर्तन है। तो अपवर्तन के कारण ये चीज़ें होती हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय में सूर्य थोड़ा पहले और कुछ समय बाद दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा जो है किसके द्वारा प्रजनन करना है आपको ये बताना है। तो हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा हाइड्रा जो जीव है वो प्रजनन करता है, ठीक है, मुकुलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक की शक्ति किसके द्वारा बढ़ जाती है, यानी विद्युत चुंबक जो है ये किसके द्वारा इसकी शक्ति बढ़ेगी? तो याद रखिएगा, कुंडली के घुमावों की संख्या, यानी जो कुंडली होती है आर्मेचर, उसके घुमावों की संख्या, कुंडली में प्रवाहित धारा में वृद्धि कर दो, नरम लोहे के कोर का ज़्यादा उपयोग कर लो, तो यानी उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी इन तीनों के कारण विद्युत चुंबक की शक्ति आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन के परिणाम है। तो वनों के उन्मूलन, यानी वनों की जो कटाई हो रही है इतना ज़्यादा, या वन खत्म हो रहे हैं, इनके किसके परिणाम है? तो याद रखना, वन उन्मूलन के कारण ही भूमंडलीय ऊष्मीकरण, मरुस्थलीकरण और कम वर्षा दोनों हो रही है। क्योंकि वन, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, वन ही नहीं रहेगा, तो न वर्षा होगी, मरुस्थल बन जाएगा और ऊष्मीकरण बढ़ेगा। तो इसलिए सभी ये कारण है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वनों की कटाई से सभी होते हैं, ठीक है। अगला है कि जब दो परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं तो होता क्या है? तो जब कभी भी दो परमाणु आपस में मिलेंगे और अणु बनाएंगे तो ऊर्जा जो है ना मुक्त होती है। क्या होगी? ऊर्जा रिलीज होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा मुक्त होगी। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षों का उच्च स्तर रोपण कहलाता है। यानी वृक्षों का कैसा स्तर रोपण कहलाता है? उच्च। तो उच्च स्तर जो रोपण कहलाता है ना, उसे बोलते हैं वनीकरण। देखो, अगर आप बहुत मात्रा में वृक्षों को लगा रहे हो, मतलब आप वन लगा रहे हो, तो वनीकरण जो है, वृक्षों को बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण करो तो वनीकरण कहलाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है? ध्यान से समझना, उत्क्रमणीय परिवर्तन। देखो, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपने फॉर्म को, यानी रूप को बदल के वापस उस रूप में लाई जा सके, वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। जैसे कहने का मतलब, अगर लेट सपोज मैंने क्या किया, पानी को ठंडा किया तो बर्फ़ बन जाता है। जब बर्फ़ बन जाता है लेकिन उसको फिर से गर्म कर दोगे तो पानी बन जाएगा। यानी कि ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी अपने पुराने रूप में फिर आ जाए। कहने का मतलब एक तरह से भौतिक परिवर्तन बोल सकते हो, जो अपने फिर से पुराने रूप में आ जाए। लेकिन रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होता। तो पूछा क्या है इसमें से? उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, ये पूछा है। यानी रासायनिक परिवर्तन की बात किया है। तो इसमें से देखो, जल का वाष्प में बदलना, ये तो वापस से फिर से जल बन सकता है, यानी उत्क्रमणीय है।
आयरन का पिघलना यह भी उत्क्रमणीय है, क्योंकि आयरन फिर से अपने रूप में आ सकता है। जल का जमना भी उत्क्रमणीय है, यानी फिर से अपने रूप में आ सकता है। लेकिन मिट्टी का तेल या केरोसिन का जलना ये उत्क्रमणीय नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केरोसिन या मिट्टी के तेल का जलना, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक है, वापस से अपने रूप में नहीं आ पाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अपघटक है। तो अपघटक बताना है आपको। तो इसमें से जो आपका कवक है ना, कवक आपके अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक। बल्कि तुलसी, सर्प, शेर ये तो जीव हैं, तुलसी पौधा है, लेकिन ये कवक आपका अपघटक है। ठीक है। अगला है पादप, जो कीटों को पकड़ कर खाता है, यानी ऐसे पौधे जो कीटों को पकड़ के खा लेते हैं, कीट भक्षी पौधे जिनको बोलते हैं, वो कौन सा है? तो इसमें से जो आपका बीनस फ्लाई ट्रैप है ना, ये आपका एक कीट भक्षी पौधा है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो घटपर्णी, कलश पादप, ये सब क्या हैं? आपके कीटों को खाने वाले पौधे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीनस फ्लाई ट्रैप, एक कीटों को खाने वाला है। अगला है राइबोफ्लाविन की कमी से कारण से होता है। तो राइबोफ्लेविन की कमी किसके कारण से होता है? तो आपको याद रखना है कि अगर राइबोफ्लेविन, यानी आपकी राइबोफ्लेविन आपको बताना है क्या विटामिन B2 होता है या B7 होता है, क्या होता है? आई थिंक B2 होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होगा। इसे कमी के कारण से क्या होता है? तो ओष्ठ विदरता, ओष्ठ विदरता का रोग राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ विदरता। 13वां क्वेश्चन है कि निफ जीन पाए जाते हैं, यानी ये निफ जीन कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे जीन जो निफ कहाँ पाए जाएंगे? तो ये राइजोबियम में निफ जीन पाए जाते हैं। अब राइजोबियम क्या होता है? देखो, जैसे कि चने आप बो दे तो चने का जो तना होता है ना, उसमें राइजोबियम पाया जाता है, और ये निफ जीन से बने होते हैं। तो राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि वातानुकूलन को दीवारों से ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, ताकि वातानुकूलन जैसे एसी वगैरह हो गया, इसको दीवारों में ऊंचे स्थान पर रखते हैं। आपने देखा होगा एसी वगैरह किसी भी दीवार में ऊपर टंगा रहता है ना, ताकि बाहर जो रहता है। तो ये क्यों करते हैं? तो इसका कारण क्या है? देखो, इससे होता क्या है कि दीवारों में ऊंचे स्थान पर वातानुकूलन एसी वगैरह को रखने से इनसे ठंडी हवा नीचे आती है और कमरे को ठंडा करती है, जबकि गर्म हवा ऊपर उठती है। यही कारण है कि ठंडी हवा नीचे आएगी जब आप ऊपर रखोगे, दीवारों पे लगाओगे वातानुकूलित को, और गर्म हवा बाहर निकलेगी। 15वां क्वेश्चन है कि कम से कम घर्षण बल प्रदान करने वाली उड़ने वाली मशीन को डॉट डॉट किया जाना चाहिए। तो देखो, कम से कम घर्षण वाली जो मशीन होती है उड़ने वाली, उसको क्या करना चाहिए? उसको सुव्यवस्थित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुव्यवस्थित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है, यानी आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति कैसी होती है। तो इसमें से आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती, जो आवर्तकाल होता है ध्वनि का, उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टी होती है क्या अनुपात में ध्वनि की तरंग, आवृत्ति की उल्टी होती है आवर्तकाल में। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है। अब 4 ऑप्शन है, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। तो याद रखना, उत्तल दर्पण जो है एक सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। एक सीधा होगा, छोटा होगा और आभासी प्रतिबिंब होगा, उत्तल दर्पण बनाएगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक संपर्क बल नहीं लग सकता है, यानी संपर्क बल कहाँ नहीं लग सकता है आपको बताना है। तो इसमें से संपर्क बल जो है ना, रिक्त स्थान पर नहीं लग सकता है। संपर्क बल का मतलब क्या होता है? मान लो आप किसी चीज़ को, कोई गाड़ी खड़ी है, उसको धक्का दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? टच कर रहे हो। तो टच करने वाला बल ना हो तो रिक्त स्थान, यानी जहाँ खाली स्थान है, यानी आप एक दूसरे को छू नहीं रहे हो, तो संपर्क बल वहाँ नहीं लगेगा। जैसे कि मैं अगर किसी चीज़ को फूंक देता हूँ, आगे बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी में संपर्क बल लगेगा, छूने में संपर्क होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रज प्रवाह को कहते हैं, पहला रज प्रवाह को क्या कहते हैं? रज प्रवाह क्या होता है? रज प्रवाह एक तरह का जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू होते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो रजोदर्शन बोलते हैं प्रथम रज प्रवाह को। तो राइट आंसर हो जाएगा रजोदर्शन। ठीक है। अगला है कि आयनों P3 माइनस P2 Cl माइनस का आकार का बढ़ता क्रम, यानी ये तीनों आयरन है, फास्फोरस और क्लोरीन की, इसमें बढ़ते क्रम में आपको इसको लगाना है, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ना, पहले क्लोरीन, फिर उसके बाद H2, फिर उसके बाद P3, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन आज के सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर
17 में MP पटवारी की। ये फ्रेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।